19 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना हेलमांड। हेलमांड क्या है जी? एक प्लेस है जी, ये प्रोविंस है। प्रोविंस किसकी? अफगानिस्तान की एक प्रोविंस है। प्रोविंस अफगानिस्तान में स्टेट को बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट बोलते हैं ना राज्य को, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं राज्य को अफगानिस्तान में। ये मैप में देखो जी आप, ये अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का आप बड़ा मैप देखिए, यहाँ पे ये अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान के साइड में। ये वाला एरिया जी हेलमांड प्रोविंस, इसका एक स्टेट है। ये बड़े मैप में देख सकते हो, ये हेलमांड प्रोविंस। अब इसकी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस लोकेशन आपको ऐसे याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग में कहीं पे यूपीएससी पूछ लेगा, हेलमांड दे देगा और आपको पूछ लेगा, साइड में दे देगा ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि तालिबान एक ग्रुप है अफगानिस्तान में, और अफगान गवर्नमेंट फोर्सेज, अफगानिस्तान की मिलिट्री और अफगान जो तालिबान है जी, तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट फोर्सेज के बीच में यहाँ पे फाइटिंग होगी, लड़ाई होगी, इसलिए ये न्यूज़ में आया। जैसा हमने देखा, ये अफगानिस्तान के सदर्न रीजन में पड़ता है, और ये अगर एरिया से काउंट करें तो सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है अफगानिस्तान का, सबसे बड़ा स्टेट है ये। इसकी कैपिटल कौन सी है जी इस प्रोविंस की? हेलमांड की, मतलब राजधानी कौन सी है? लश्कार गाह इसकी राजधानी है। और इस रीजन से जी ये मेनली डिजर्ट रीजन है, मतलब रेगिस्तान है जी, यहाँ पे रेत ही रेत है, जैसे राजस्थान में। यहाँ पे हेलमांड रिवर होकर निकलती है जी इस रीजन से, हेलमांड रिवर नदी। ये जो नदी का पानी है जी, इसका इरिगेशन के लिए यूज होता है इस प्रोविंस में। इरिगेशन का मतलब है जी सिंचाई, खेतों में पानी लगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे एक डैम बना हुआ है जी, इसकी जो हेलमांड प्रोविंस है, यहाँ पे कजाकी डिस्ट्रिक्ट है इस स्टेट में, और स्टेट में कजाकी डिस्ट्रिक्ट में कजाकी डैम है, कजाकी डैम बना हुआ है। तो कजाकी डैम कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है। तो हेलमांड प्रोविंस में, और ये अफगानिस्तान में है। हेलमांड ऐसा माना जाता है जी, ये वर्ल्ड में जी सबसे लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। ओपियम का मतलब है जी अफीम, अफीम को बोलते हैं जी ओपियम। अफीम है जी ड्रग्स होती है, ड्रग्स मतलब नशे, नशा के लिए यूज करने के लिए होती है जी, जैसा नशा करते हैं ना, सुल्पा गांजा आपने सुना होगा, ऐसी अफीम होती है ओपियम, नशा के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे वर्ल्ड में जी सबसे लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैदा होती है ओपियम की। ये लगभग वर्ल्ड का जी टोटल प्रोडक्शन का 42% यहाँ पे होती है प्रोडक्शन। ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, ये रीजन अफगानिस्तान का मोस्ट डेंजरस प्रोविंस है, सबसे खतरनाक ये जगह है जी अफगानिस्तान में। और ये ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है ना, इसकी वजह से देखो जी यहाँ पे इस रीजन को क्या है, ये वाला रीजन है, ये इरेज कर लेते हैं जी, ये वाला रीजन है जी, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये क्रेसेंट रीजन है जी, क्रेसेंट रीजन। ऐसी शेप आती है कुछ इसकी, जैसे चंद्रमा के फर्स्ट हाफ की होती है ना, मून की फर्स्ट हाफ की क्रेसेंट शेप, ऐसी क्रेसेंट शेप बनाता है ये एरिया। और इस क्रेसेंट, इसे गोल्डन क्रेसेंट भी बोलते हैं, इसलिए गोल्डन क्रेसेंट इस एरिया को। ईरान, ये ईरान है जी इधर, ये अफगानिस्तान, और ये आपका पाकिस्तान, इस एरिया को गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। और गोल्डन क्रेसेंट का मतलब है कि ये अफीम प्रोड्यूसिंग एरिया, इलिसिट अफीम प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। इलिसिट का मतलब है जी अवैध तरीके से यहाँ पे अफीम की खेती होती है, समझे। और इसी वजह से जी यहाँ पे हमारे जो वेस्टर्न इंडिया है अपना, ये यहाँ पे राजस्थान और पंजाब, इसमें नशे के आदत लोगों को लगी हुई है ना, यहाँ से मतलब अवैध तरीके से लाया जाता है ड्रग्स पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो ड्रग्स की पैदावार होती है, ओपीएम की। तो इस वजह से यहाँ पे आपने देखा होगा पंजाब में जो नशे के केस हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, ड्रग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी होती है, मतलब एक तरह से इलिसिट ट्रेड होता है जी, अवैध तरीके से व्यापार होता है किसका? ओपीएम का। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस है, इस रीजन को बोलते हैं जी गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। ये भी ओपीएम के लिए मशहूर है जी, ओपीएम की इलिसिट ओपीएम प्रोडक्शन होता है, मतलब अवैध तरीके से यहाँ पे ओपीएम पैदावार होती है जी। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये एरिया है गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, 3 कंट्री। और यहाँ पे जी ये आपका है गोल्डन क्रेसेंट, ये भी ओपीएम प्रोड्यूसिंग के लिए जाना जाता है। तो यही था इसमें। चलते हैं जी नेक्स्ट पे अपने टॉपिक। नेक्स्ट है जी पीसो, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में रही थी, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज़ में किस लिए रही थी? क्योंकि इसने जी अभी ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट किए थे, तो गवर्नमेंट ने इन जो रूल्स हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उनको प्रोसीजर को रिव्यू किया है।
अभी इसने इंपोर्ट किए पीसो ने। अब हमारे लिए ज़रूरी ये है जी पीसो है क्या, कौन से डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है पीसो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो जी पेट्रोलियम नाम से ऐसा लगता है इसको कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर काम करती होगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है DIPP, इसका नाम चेंज कर दिया है अब तो, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसके अंडर ये काम करती है जी पीसो। मतलब इस मिनिस्ट्री के अंडर तो है ये डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है पीसो। ये क्या करता है जी पीसो, जो एक्सप्लोसिव और पेट्रोल स्टेशन है इंडिया में उनको एडमिनिस्टर करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय है पीसो का महाराष्ट्र के नागपुर जगह में है जी इसका हेडक्वार्टर। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिक्स ऑफर रिवॉल्यूशनरी अप्रोच टू ट्रीटिंग डिसीज। बायोलॉजिक्स एक प्रोसीजर है जी, अप्रोच है, एक तरीका है जिससे जो बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं, बीमारी हैं, जिनको ट्रीट करने के लिए, जिनका इलाज करने के लिए ये यूज किया जा सकता है ये प्रोसीजर। वो प्रोसीजर क्या देखेंगे जी, एक नैनो पार्टिकल कुछ रिसेंटली डिजाइन किए हैं। USA की यूनिवर्सिटी है, एक अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। इस यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर हैं, यानी कि वैज्ञानिक हैं जी, उन्होंने एक नैनो पार्टिकल तैयार किए, डिज़ाइन किए, जो कुछ ऐसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाएंगे जो बहुत ही खतरनाक डेंजर डिसीज़ हैं। तो ये न्यू कंसेप्ट जो तैयार किया है USA की यूनिवर्सिटी ने, इसका नाम है जी पैक्स, प्रोटीन एंटीबॉडी कंजुगेट्स। ये क्या है जी, दो डिफरेंट अप्रोच को ये कंबाइन करता है ड्रग डिलीवरी के लिए। ऐसा है जी, जब आपकी बॉडी में ड्रग भेजी जाती है, मतलब मेडिसिन दी जाती है, दवाई आपकी बॉडी में किसी आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो ये दो प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस को ये कंबाइन करेगा, एक साथ जोड़ेगा दो प्रोसेस को। देखो जी, जो बायोलॉजिक्स होता है उसमें एक प्रोसेस होता है कि मान लो जी आपकी बॉडी में क्या है, कोई डिफेक्टिव प्रोटीन है, आपकी बॉडी में प्रोटीन पाए जाते हैं, आपकी प्रोटीन में वो मतलब बॉडी में जो प्रोटीन है वो डिफेक्ट हो गया, उसमें कमी आ गई किसी प्रोटीन में, तो क्या करेंगे बायोलॉजिक्स के अंदर, उसमें प्रोटीन को डिलीवर करेंगे। मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन दिया जाएगा किसी के जरिए भी, दवाई के जरिए, कैसे भी, तो वो प्रोटीन आपके डिफेक्टिव प्रोटीन की जगह ले लेगा और आपका जो डिफेक्टिव प्रोटीन है वो हट जाएगा, और जो नया वाला प्रोटीन है आपकी बॉडी में वो काम करने लगेगा। तो बायोलॉजिक्स में एक प्रोसेस तो ये यूज़ होता है। इस तरह के प्रोटीन होते हैं जी कुछ, ये देखो आपके ये कुछ बने हो ना जाल से, ऐसे प्रोटीन होते हैं कुछ शेप, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे इन्हें सूक्ष्मदर्शी से, ऐसे प्रोटीन दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल है जी इंसुलिन। इंसुलिन का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, तो इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, तो इस डिफेक्टिव प्रोटीन को ठीक करने के लिए प्रोटीन के लिए डिलीवरी करते हैं, प्रोटीन देते हैं हम दवाई के जरिए, समझ गए। दूसरा प्रोसेस है जी अलग अप्रोच है ड्रग डिलीवरी की, मतलब आपको बॉडी में दवाई पहुंचाने की दूसरी अप्रोच है। एक तो प्रोटीन हमने दिया बॉडी में, दूसरी अप्रोच है कि एंटीबॉडीज़ का हम यूज करते हैं। एंटीबॉडी क्या होती हैं जी, देखो कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं, ये वाई शेप में दिखाई दे रही है ना, ये एंटीबॉडीज होती हैं जी। और ये आप कोरोना का एग्जांपल है, ये कोरोना जी, कोरोना के ऊपर ये स्पाइक्स बने हुए हैं, स्पाइक्स प्रोटीन है इसके, ये तिल्ली की तरह, माचिस की तिल्ली की तरह बने हुए हैं ना, ये स्पाइक्स प्रोटीन है। होता क्या है, जब भी आपकी बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है ना, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब है जी विदेशी पदार्थ, मतलब आपकी बॉडी जिसे जानती नहीं है, जैसे कोरोना वायरस है जी, ये कोरोना वायरस को आपकी बॉडी जानती नहीं है, तो ऐसा कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ भी आपकी बॉडी में आता है वो होता है फॉरेन सब्सटेंस, और उसे भी बोलते हैं जी फॉरेन सब्सटेंस को एंटीजन, एंटीजन बोलते हैं जी, आपकी बॉडी नहीं जानती। अब जब भी ये एंटीजन घुसता है आपकी बॉडी में जी, एंटर कर जाता है, तो फिर उसके बाद क्या है जी, एंटीबॉडी, एंटीजन घुसेगा तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को स्टूमुलेट करेगा, मतलब इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी एंटीबॉडी की हमारी बॉडी में, क्योंकि एंटीबॉडी ना ये क्या है, किसी को अपनी बॉडी के अंदर बाहर के लोगों को आने नहीं देती। मतलब ये मान लो जी एक आदमी है, इसके एरिया में घुस गया एंटीबॉडी के में, एंटीबॉडी अभी इसे मारना चाहता है, ये एनिमी है। एंटीजन क्या है, एनिमी है जी, हमारी बॉडी का शत्रु है, क्योंकि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। अब होता क्या है जी, ड्रग डिलीवरी के लिए भी क्या है, हम एंटीबॉडी का यूज करते हैं। एंटीबॉडी का कैसे करते हैं, एंटीबॉडी क्या है जी, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं ताकि फॉरेन सब्सटेंस को डिटेक्ट करती हैं बॉडी में, हमारी बॉडी के इनसाइड, मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस है, एंटीजन वगैरह है, उसको डिटेक्ट करती हैं और उसे मारती है हमारी बॉडी को, मतलब उसकी ग्रोथ रोकती हैं। और ये पैक्स में क्या होगा जी, पैक्स में हम ये करेंगे, देखो जब ये एंटीजन आया तो एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, और जैसे दवाई देंगे जी हम, तो ऐसी मेडिसिन देते हैं कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर देती है। जब भी मेडिसिन देंगे, दवाई देंगे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है ना,
पैक्स, इसमें दोनों प्रोसीजर को कंबाइन कर देंगे। पहला प्रोसीजर क्या पढ़ा था हमने, प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन जो डिफेक्टिव प्रोटीन है, खराब हुआ प्रोटीन है, उसकी जगह पे अच्छा प्रोटीन देते हैं ताकि उसको रिप्लेस करके वो उसकी जगह ले ले। लेकिन दूसरे में एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करते हैं हम, ऐसी दवाई देते हैं एंटीबॉडी इंक्रीज हो हमारी बॉडी में। लेकिन इन दोनों प्रोसेस को ही जी पैक्स में कंबाइन कर लिया, दोनों को ही जोड़ लिया। पैक्स में हमने पढ़ा जी अभी, ये पैक्स में क्या करेंगे, इसमें करेंगे जी प्रोटीन को अटैच कर देंगे एंटीबॉडी से। जो हम प्रोटीन पहले दे रहे थे बस दवाई के लिए, और जहाँ पे डिफेक्टिव प्रोटीन था उसकी जगह ले लेता था ये, उसके रिप्लेस कर देता था, और एंटीबॉडी अलग प्रोसेस था। अब एंटीबॉडी में ही प्रोटीन अटैच कर देंगे। अब जैसे जी ये वाई शेप का एंटीबॉडी है, इसके ऊपर ही अटैच कर दिया हमने, मतलब ऐसी दवाई दी ताकि वो एंटीबॉडी में जाके अटैच हो जाए। तो ये प्रोटीन अटैच हो गया जी एंटीबॉडी में। अब ये क्या करेगा जी प्रोसेसर, इससे क्या है, इससे बहुत ही जो इनक्यूरेबल डिसीज होती हैं जी उनको ट्रीट किया जा सकता है। इनक्यूरेबल का मतलब जो बहुत ही मुश्किल होता है, जिन्हें ठीक करना बहुत ही मतलब कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है जिन बीमारियों को ट्रीट करना, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर। आपके पैनक्रिया है बॉडी में, जो बॉडी का पार्ट, अगर उसमें कैंसर हो जाए उसे ठीक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रोसेस के जरिए पैनक्रियाटिक कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, पैक्स टेक्नोलॉजी, ये पैक अप्रोच और ये प्रोटीन, इसमें ये आपकी पैक्स को प्रोटीन एंटीबॉडी कंजुगेट्स। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना ICMR इश्यूज एडवाइजरी ऑन प्लाज्मा थेरेपी। देखो जी ICMR क्या आपको पता ही होगा, एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने अभी एडवाइजरी जारी की है जी। इसके अकॉर्डिंग कहा है कि जो आप CPT यूज़ करते हो ना, CPT का मतलब है जी ये कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये थेरेपी यूज़ कर रहे हैं अभी कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए। तो इसने कहा है ICMR ने कि भाई साहब इसे यूज मत करो, इसके कोई ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले नहीं, इसलिए इसे रोका है कि इसके बहुत ही ज़्यादा नो सिग्निफिकेंट बेनिफिट, मतलब कोई अच्छे इसके परिणाम नहीं मिले। कि CPT ये थेरेपी किस लिए यूज की जा रही थी, कोरोना पेशेंट था जो जिसको कोविड-19 हो गया जी, उसको ठीक करने के लिए ये थेरेपी यूज की जा रही थी, लेकिन इसके ज़्यादा फायदे दिखे नहीं, इसलिए ICMR ने कहा है इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। और एक और चिंता जताई है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये कहा है कि, बहुत सारे एक्सपर्ट का मतलब है जी विशेषज्ञ, उन्होंने कहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी यूज कर रहे हैं ना हम, इसकी वजह से क्या है, वायरस अपना न्यू म्यूटेशन बना रहा है। मतलब अब म्यूटेशन का मतलब है जी चेंज, DNA में, मतलब जीन में चेंज कर रहा है वायरस। अपने जीन में चेंज करना ये होता है जी म्यूटेशन, ये नेचुरल प्रोसेस होता है वायरस का, ये हमने कई बार पढ़ा भी है जी डिटेल में। तो वायरस का म्यूटेशन का कारण एक ये प्लाज्मा थेरेपी भी है, तो प्लाज्मा थेरेपी को डिसकंटिन्यू करो, समझे। अब प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है जी, और प्लाज्मा क्या होता है ये जानेंगे। पहले जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है। देखो जी आपका जो ब्लड होता है, ये ब्लड है आपका, ये मान लो जी ये ब्लड है। जब आपको कोई चोट लगती है, इंजर हो जाते हो, ब्लड निकलता है, तो ब्लड के 4 पार्ट होते हैं जी। एक उसमें रेड ब्लड सेल होती हैं, ऐसी कुछ टाइप की रेड दिखाई देती हैं। एक होती है जी वाइट ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल दिखाई दे रही है, ये वाइट ब्लड सेल। एक होता है जी आपका प्लाज्मा, जो येलो टाइप का लिक्विड दिखाई दे रहा है ना, ये लिक्विड सा, पानी सा येलो टाइप का, ये है जी प्लाज्मा, समझ गए। और ये जी आपका प्लेटलेट्स, ये देखो जी प्लेटलेट्स दिखाई दे रही हैं, ये हैं प्लेटलेट्स, ये हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काम में आती हैं जी ब्लड क्लॉटिंग के। जब आपका मान लो जी ब्लड निकलेगा, चोट लग गई, तो आपका देखा होगा थोड़ी देर के बाद पपड़ी सी जम जाती है आपके ब्लड की, खुरंड सा जम जाता है। तो वो उस पपड़ी के जमाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है प्लेटलेट्स, समझे। अगर इसकी जो आपकी कम होगी ना, इसकी मतलब प्लेटलेट्स आपकी ब्लड में कम होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आपको परेशानी होगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होनी चाहिए ब्लड में। अब हमारा काम है यहाँ पे प्लाज्मा का पढ़ना। प्लाज्मा देख लिया जी लिक्विड, ये लगभग कंस्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द ब्लड, मतलब 55% ब्लड का प्लाज्मा पार्ट होता है। बाकी का मतलब 44 पॉइंट समथिंग कुछ होता है जी आपका ये रेड ब्लड सेल, और बाकी के लेस देन 1% से भी कम पार्ट होता है प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल का। तो ये प्लाज्मा जी येलोइश लिक्विड होता है, हमने देखा ब्लड में हमारा, जो ब्लड में क्या करता है जी, बाकी के जो ब्लड सेल होती है ना उनको रोक के रखता है ये, मतलब सारे ब्लड में हमारी जितनी भी सेल हैं, ये ब्लड प्लाज्मा उनको रोक के रखता है, सस्पेंशन में रखता है। ये लिक्विड पार्ट होता है जी ब्लड का, जो क्या करता है, ये सेल्स और प्रोटीन को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है। ये पूरे ब्लड में जी हमारे 55% तक वॉल्यूम होता है इसका। और ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी, वायरल एंटीबॉडी होती हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। होता क्या है जी, अब प्लाज्मा थेरेपी कैसे यूज होती है ये देखेंगे।
प्लाज्मा थेरेपी क्या है, जैसे मान लो जी किसी को कोरोना वायरस हुआ, कोविड-19 हो गया जी, किसी को डिसीज हो गई और वो ठीक हो गया आदमी, ठीक हो गया इसका मतलब है जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हुई, यानी कि एंटीबॉडी ने इसकी ग्रोथ रोक दी वायरस की और वायरस खत्म हो गया, समझे। तो अब इसकी बॉडी में जो पेशेंट ए था, ये कोरोना वायरस होता लेकिन अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया इसकी बॉडी में, यानी कि एंटीबॉडी है, यानी कि इसकी बॉडी में एंटीबॉडी है, ब्लड में भी एंटीबॉडी है, तो इसकी बॉडी से जी ब्लड लेते हैं। अब ब्लड लेके इसकी बॉडी से ब्लड लेके प्लाज्मा लेते हैं, अब प्लाज्मा में एंटीबॉडी होंगी, प्लाज्मा को फिर इंसर्ट कर देते हैं बी पेशेंट को जिसको अभी कोरोना ठीक नहीं हुआ, तो इसमें प्लाज्मा को डाल देते हैं जी इसकी बॉडी में, अब वो एंटीबॉडी जनरेट करेगा जी इसकी बॉडी में भी और इसको भी कोरोना वायरस जो हुआ है ठीक हो जाता है, समझे। ऐसे कुछ यूज़ करते हैं इसको। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या करते हैं जी, मेडिकल प्रोसेस है, तो पेशेंट को रिकवर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। देखो जी जैसे ये है ब्लड, आपका एक ब्लड ले लिया टेस्ट ट्यूब में और इस ब्लड को जी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब इस रोटेट करते हैं बहुत ही मतलब ज़्यादा स्पीड में और उसको फिर एक जगह रख देते हैं। अब एक जगह रखने के बाद जो इसकी रेड सेल हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, रेड सेल को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, लगभग 45% टोटल ब्लड का पार्ट होता है और ऊपर होता है जी, ऊपर आ जाता है लिक्विड येलो टाइप का जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, और बीच में रह जाता है ये आपका छोटी सी परत है जो बीच वाली, ये है वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल और ये प्लेटलेट्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो हमें क्या लेना होता है, सिर्फ ये प्लाज्मा को हम ले लेते हैं और उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से होता है जी। और इस थेरेपी का मेडिकल जो नाम है वो है सीपीटी की फुल फॉर्म है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी, यही लिखा है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सुलावेसी एक आइलैंड है जी, मतलब एक पार्ट है किसका, इंडोनेशिया का। आइलैंड आपको पता जी किसे बोलते हैं, आइलैंड होता है जी ऐसी लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो, ए लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। ये सुलावेसी इंडोनेशिया में जी। अभी न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि रिसर्चर ने कुछ खोज करता है जी, उन्होंने कुछ रॉक पेंटिंग ढूंढी जो 45,000 से लेकर 20,000 साल पुरानी है। यहाँ पे केव पेंटिंग मिली जी, केव का मतलब है गुफा, गुफा में कुछ पेंटिंग मिली जी, पेंटिंग चित्रकारी मिली जो इतने साल पुरानी थी। ये सुलावेसी जो है जी आइलैंड, यहाँ पे जो चट्टाने हैं, रॉक है, पहाड़ है, उनकी वेदरिंग हो रही है जी। वेदरिंग का मतलब है जी डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो जैसे आयरन होता है जी, लोहा, लोहे में जंग लग जाता है ना, लोहा गलने लगता है, ऐसी चट्टाने भी क्या है जी उनमें जंग लगने लगता है, मतलब टूटने लगती हैं चट्टाने। तो ये इसलिए न्यूज़ में आया जी। ये पहले आप देखो सुलावेसी है कहाँ पे, ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हो, ये हिंदुस्तान, ये साइड में यहाँ पे देखो जी ये कौन सा पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का, ये सुलावेसी, ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये वाला पार्ट है जी। ये देखो जी ये इंडोनेशिया पूरा, और ये वाला पार्ट है सुलावेसी आइलैंड, आप इसमें भी देख सकते हो। ये इंडोनेशिया पूरा, ये जावा सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के पार्ट हैं, ये कालीमंतन, और ये है सुलावेसिया जी, सुलावेसी आइलैंड, ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो इसमें जी लगभग सबसे पुरानी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी पेंटिंग मिली है जी यहाँ, जो लगभग 40,000 साल पुरानी है, और ये दीवार पे बनी हुई जी, केव वॉल पे, गुफाएं है जो, केव का मतलब है गुफा, गुफा की दीवार पे बनी हुई है ये पेंटिंग। और ये पेंटिंग किसकी है, एनिमल्स की बनी हुई है जी। इसमें एक वार्टी पिग बना हुआ है जी, सुअर की पेंटिंग बनी हुई है जो लगभग 45,500 साल पुरानी है। वर्ल्ड की सबसे पुरानी पेंटिंग है जी, याद रखना है। सुलावेसी कहाँ पे, मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ सकती है यूपीएससी, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया में सुलावेसी। और ये सबसे पुरानी पेंटिंग कहाँ पे मिली, सुलावेसी पे, किसकी मिली, कौन सा जानवर था, पिग था, सुअर था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये प्री हिस्टोरिक केव है जी, केव आर्ट, जो मतलब यूरोप में प्री हिस्टोरिक केव पाई जाती है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड है जी, टाइम पीरियड। तो जो गुफाएं यूरोप में सबसे पुरानी अभी मानी जाती थी उनसे भी ज़्यादा पुरानी है सुलावेसी की ये गुफाएं, केव आर्ट, समझे। अब रीजन क्या है जी, देखो जी इसका डिके होने का, रीजन किसका, डिके होने का, डिके हो रही है जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जो ये जंग लग रहा है इन चट्टानों में, पहाड़ों में, रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। देखो इसका रीजन ये है डिके होने का, हेलोक्लास्टी प्रोसेस हो रहा है। अब ये हेलोक्लास्टी प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, इसका मतलब क्या है हेलोक्लास्टी का मतलब है जी यहाँ पे जो पहाड़ हैं उनमें साल्ट क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही है, मतलब साल्ट है, नमक की ग्रोथ हो रही है, चट्टानों पे नमक बन रहा है, साल्ट क्रिस्टल बन रहे हैं जी, छोटे छोटे नमक के क्रिस्टल बन रहे हैं। क्रिस्टल का मतलब है टुकड़े, मान लो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं। और ये क्या है, किसकी वजह से बन रहे हैं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में चेंज होने की वजह से, तापमान में, आर्द्रता है जो इसमें चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिवली कभी कभी यहाँ पे वेट कंडीशन हो जाती है, कभी ड्राई वेदर हो जाता है,
मतलब कभी तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी सूखा होती है, उसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में चेंज की वजह से साल्ट क्रिस्टल बन रहे हैं चट्टानों पे। और क्या जी, जैसे आपने कभी देखा होगा चट्टानों पे, पहाड़ों पे गए हो, पत्थरों पे थोड़ा थोड़ा नमक सा निकला होता है, वो ही है साल्ट क्रिस्टल। अब ये नमक की वजह से क्या है जी, ये डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग हो जाती है पत्थर की, जो पत्थर है, स्टोन है, पहाड़ है, इसकी वजह से पत्थर टूटने लगता है और इसकी भी वेदरिंग हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना एल्डर लाइन। एल्डर लाइन क्या है जी, देखो जैसे हेल्पलाइन होती है ना, हेल्पलाइन जैसे आप पुलिस में फ़ोन करते हो 100 नंबर पे, हेल्पलाइन है जी, ऐसी एक हेल्पलाइन बनाई है, नंबर बनाया है, किस लिए, एल्डर के लिए, मतलब जो पूर्व, मतलब जो एल्डरली पीपल हैं जी, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए बनाई गई है। किसी को परेशानी हो कैसी भी, वो फ़ोन कर सकता है इस लाइन पे। कौन सा नंबर है याद देखेंगे हम, इसमें याद क्या रखना है, एल्डर लाइन किससे रिलेटेड है, मतलब एल्डरली पीपल की हेल्प के लिए रिलेटेड है। किसने चलाया इसे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसे चलाया, तो मिनिस्ट्री याद रखनी है। मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछा जा सकता है। और ये अभी 5 रीजन के लिए चलाई जा रही है, मतलब 5 स्टेट के लिए चलाई जा रही है, समझे। ये कोविड-19 की वजह से क्या है, बहुत सारे एल्डरली पीपल हैं जी, बुजुर्ग लोग, उनको परेशानी देखने को मिल रही है। देखो किसी को ऐसी परेशानी होती है, किसी बुजुर्ग लोग को उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, या फिर उन्हें कोई और परेशानी होती है, मान लो उनके कोई बच्चे नहीं है, तो उन्हें उनकी कोई इनकम नहीं है लाइवलीहुड के लिए, तो उनको परेशानी होती है, तो वो कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं गवर्नमेंट को, और ये इनकी सहायता की जाएगी फिर, समझे। तो ये टोल फ्री नंबर होगा जी, इससे कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप फ़ोन करोगे तो आपके आसपास भी, घरों के आसपास किसी के बुजुर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप फ़ोन करके बता सकते हो गवर्नमेंट को, तो आपकी सहायता की जाएगी जी, और उन बुजुर्ग लोग की भी। अभी ये 5 स्टेट में चलाई गई है, लेकिन मई एंड तक ये सारे इंडिया में लागू कर दी जाएगी जी। अभी कौन कौन से हैं 5 स्टेट, ये कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। अगर इस रीजन से आप हो तो जी आप किसी भी बुजुर्ग लोग की सहायता कर सकते हो इस हेल्पलाइन में, मतलब कॉल करके। और ये पहले से तेलंगाना में पहले से ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करती है, तेलंगाना में पहले से ये चलाई जा रही है, इससे पहले भी। तो टोटल अभी 6 स्टेट हैं, लेकिन मई अंत तक सारे स्टेट में लागू कर दी जाएगी हमारे इंडिया में। और ये हेल्पलाइन का नंबर है जी, ये 14567, लिख सकते हो जी। कभी भी आज के आप आसपास किसी बुजुर्ग लोग को परेशानी हो, घर से निकाला जा रहा हो, या उसके लिए कोई मतलब खाने पीने की कोई उपलब्ध ना हो, कोई परेशानी हो, मारा पीटा जा रहा हो, तो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है जी अपना संवेदना। संवेदना भी क्या है जी, एक प्लेटफॉर्म है, ये काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जी, काउंसलिंग सर्विस। इसमें क्या है, किसी चिल्ड्रन को, किसी बच्चे को क्या जी, कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए ये चलाई जा रही है संवेदना, पहले से ही चलाई जा रही है। अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लोगों में, मतलब बच्चों में क्या है जी, ये साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट देखने को मिले हैं। उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, दबाव हो रहा है, एनजाइटी, परेशानी, चिंता हो रही है, फियर, डर लग रहा है कुछ बच्चों को। मतलब देखो जी, बहुत से सारे बच्चे एग्ज़ाम से डरे हुए हैं, एक तो उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उनकी काउंसलिंग करने के लिए, मतलब उन्हें एक तरह से कंसल्ट करने के लिए, उनके साथ विचार कर रखने के लिए, उनकी परेशानी सुनने के लिए, उनका जो माइंड में प्रेशर हो जा रहा है जी, चिंता हो रही है, उनको चिंता दूर करने के लिए उनसे बातचीत की जाएगी बच्चों से, ये संवेदना प्लेटफॉर्म के जरिए। ये किसने स्टार्ट की थी जी ये सर्विस, ये सर्विस स्टार्ट किया जी, ये कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है जी, उसके अंडर काम करता है ये कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसने ये सर्विस चलाई थी जी संवेदना, ये सितंबर 2020 में लॉन्च की थी ये सर्विस। और ये रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, मतलब आप अपनी भाषा में, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है जी, चाहे आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश से हो, या बिहार, केरल, तमिलनाडु, या किसी से भी, मेघालय वगैरह किसी भी स्टेट से हो जी, तो आप ये अपने कुछ रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो। इन अथॉरिटी होंगी जी, कुछ एक्सपर्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे जी, जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो और बच्चे की बात करा सकते हो। ये संवेदना की फुल फॉर्म क्या है जी, एक एक्रोनिम है ये, मतलब शॉर्ट फॉर्म में संवेदना। संवेदना की फुल फॉर्म है, एस से सेंसिटाइजिंग, ए से एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ, एम वी से वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये फुल फॉर्म याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। संवेदना क्या है, किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस लिए काम करता है, ये याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपॉइंट ईसीआई मेंबर्स वाया कॉलेजियम। अभी क्या है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें क्या है जी, कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और कुछ मेंबर होते हैं जी, 2 मेंबर इलेक्शन कमिश्नर। तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं जी, अभी प्रेसिडेंट करते हैं जी, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ भी बोल लो जी, इनके एडवाइस पे अभी अपॉइंट करते हैं। लेकिन अभी ऐसी पिटीशन डाली गई जी सुप्रीम कोर्ट में, एक याचिका डाली जी, एप्लीकेशन डाली कि
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है जी, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉलेजियम होनी चाहिए। कॉलेजियम का मतलब है जी, मान लो एक कमेटी हो जी, कमेटी में कुछ मेंबर हों, वो रिकमेंड करें और वो जो सिफारिश दें प्रेसिडेंट उसकी सिफारिश पे अपॉइंट करे। समझे? ये पिटीशन किसने डाली है जी? एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये एक एनजीओ जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। इसकी ज़रूरत क्या है जी? इंडिपेंडेंट कॉलेजियम की। मतलब क्यों चाहते हैं एक आज़ाद कॉलेजियम हो जी, एक ग्रुप हो, कमेटी हो जो रिकमेंड करे? सीधी सीधी बात है जी, हमारे आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 324 क्लाउज 2, इसमें लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और इन मेंबर की इंडिपेंडेंट प्रोसेस होना चाहिए, जिससे क्या है जी, मतलब कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में कोई बाधा ना आए। लेकिन अब देखो जी, जब प्राइम मिनिस्टर सिफारिश दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, मतलब अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को, तो ये तो इस आर्टिकल के बिल्कुल इनकम्पेटिबल हो गया, मतलब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही नहीं है। क्योंकि ये आर्टिकल तो बोलता है कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो हो रहा है इसमें। तो इस तरह से जी ये बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है वो ये एग्जीक्यूटिव वायलेट कर रहा है, समझे, इस फंक्शन को ही। क्योंकि एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है इनके अपॉइंटमेंट में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मान लो जिसे बोलेंगे जी उसे अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर तो मान लो अपने जान पहचान वाले बंदे को अपॉइंट कर देंगे। तो जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कमीशन जो होगा जी, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबर, जो प्राइम मिनिस्टर अभी हैं जी उनकी पार्टी है, उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये परेशानी है जी इससे। नीड ऑफ द आवर क्या है जी, मतलब अभी करने की जरूरत क्या है? देखो, डेमोक्रेसी क्या है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका पार्ट है। और डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेमोक्रेसी को, यानी कि हेल्दी डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से वंचित होना चाहिए। मतलब इससे क्या है जी, कोई पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ना हो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में। तो ये चीज़ क्या है जी, इंश्योर करनी चाहिए, सुनिश्चित करनी चाहिए, इसलिए ज़रूरत है। रिकमेंडेशन है जी कुछ वेरियस एक्सपर्ट कमेटीज़ की, मतलब पहले कुछ कमेटी बैठी हैं जी, उन कमेटीज़ ने कई बार उन कमेटीज़ ने रिकमेंड किया है जी, उन कमेटीज़ ने रिकमेंड किया है कि जो क्या है इलेक्शन कमीशन को कैसे अपॉइंट किया जाए, ये रिकमेंड किया है बहुत बार। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, कौन कौन सी कमेटी ने दिए, ये आपको याद रखना है जी। ये पूछा जा सकता है आपसे कि सिर्फ इतना पूछ लेंगी यूपीएससी, ये कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। पहली देखो जी, ये कमीशन है लॉ कमीशन, इसने 255 255वीं रिपोर्ट दी। उसमें कहा, देखो जी, अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबर को आपको अपॉइंट करना है तो क्या है जी, प्रेसिडेंट कंसल्ट करें, 3 मेंबर कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए, एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। और कमेटी के मेंबर कौन होंगे? एक तो प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा में, मतलब विपक्ष के नेता जो लोकसभा में होंगे वो होंगे, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 मेंबर की एक कमेटी होगी जी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन का मतलब है जी, रिकमेंडेशन जो भी ये सिफारिश करेगी, जो भी सिफारिश देगी, तो प्रेसिडेंट इसकी सिफारिश पे, इस कमेटी की सिफारिश पे अपॉइंट करेंगे, समझे, ये दी। तो ये आपको लॉ कमीशन क्या है जी, याद रखना है इसकी रिपोर्ट। नेक्स्ट है, फोर्थ रिपोर्ट सबमिट की एआरसी ने, सेकंड एआरसी बैठी थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा था जी 2007 में, इसने रिपोर्ट दी अपनी फोर्थ रिपोर्ट, सेकंड एआरसी ने। इसने रिपोर्ट में कहा कि देखो जी, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट कॉलेजियम होना चाहिए अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को। और इसने कहा कि इस कमेटी में एक कमेटी होनी चाहिए, और या कॉलेजियम बोल लो या कमेटी बोल लो जी, उसमें कुछ मेंबर होने चाहिए, वो मेंबर रिकमेंड करें, सिफारिश दें प्रेसिडेंट को और फिर अपॉइंट करें। इसने कहा कि ये मेंबर होने चाहिए इस कमेटी में, एक प्राइम मिनिस्टर हो और स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, 2 मेंबर हो गए। तीसरा हो गया जी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, 3 हो गए। लॉ मिनिस्टर होना चाहिए जी, 4, और एक डेप्यूटी चेयरमैन होना चाहिए जी राज्यसभा का। ये 5 मेंबर की एक कमेटी होगी, ये सिफारिश करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और फिर ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट आती है जी दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये 1990 में इसने रिकमेंडेशन दी। इसने कहा जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 2 मेंबर होंगे जी एक कमेटी के, ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और वो उसी को ही वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर और चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट कमेटी आती है जी जस्टिस तारकुंडे कमेटी, ये 1975 में इसने रिपोर्ट दी थी जी। इसने रिपोर्ट में कहा था एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का होना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसने सेम रिकमेंडेशन की थी जो
25th रिपोर्ट आई थी ना लॉ कमीशन की, इसने भी यही कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को जो सिफारिश देंगे उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट करेंगे, समझे। तो ये रिपोर्ट देखो जी, यूपीएससी क्या पूछ लेगी, आपको पूछ लेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेटी रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म, मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म से कौन सी कमेटी संबंधित रखती है जिसने इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग कुछ सिफारिश की थी। तो आपको तारकुंड कमेटी, हाँ जी रखती है। दिनेश गोस्वामी कमेटी, हाँ जी रखती है इससे संबंधित। फोर्थ रिपोर्ट है किसकी, सेकंड एआरसी की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। नेक्स्ट लॉ कमीशन ने भी क्या रिकमेंडेशन की थी, हाँ जी की थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी। अब देखो जी प्रेजेंट सिस्टम क्या है, अभी कैसे अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, अभी होता है जी एग्जीक्यूटिव के जरिए। अभी देखो कोई ऐसा प्रोसीजर डिफाइन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं दिया हुआ कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अभी सिर्फ क्या है जी, करते कैसे हैं फिर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोसीजर नहीं है, देखो संविधान में तो कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन प्रेजेंटली क्या है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर सिफारिश करते हैं जी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे उनकी एडवाइस पे उसी आदमी को अभी अपॉइंट कर देंगे प्रेसिडेंट। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हो जी, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हो वो भी सही है, चाहे कैबिनेट लिखा हो जी वो भी सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम वो भी सही है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिकमेंडेशन करेंगे वही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है जी। तो इस तरह से जी क्या है, जो ये एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू 324 क्लाउज 5, ये आर्टिकल है जी 324 क्लाउज 5 में ये दिया हुआ है, ये पार्लियामेंट को पावर है जी, पार्लियामेंट कोई भी सर्विस कंडीशन और कोई भी टेन्योर बना सकती है, किसका, इलेक्शन कमीशन का। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ वगैरह बना सकती है ये रेगुलेट करने के लिए, इलेक्शन कमीशन की कंडीशन को रेगुलेट करने के लिए। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में तो जी लोकसभा राज्यसभा आएंगी, समझे, और प्रेसिडेंट फिर साइन करेंगे वो जब लॉ पास होगा। लेकिन ये क्या जी, अभी एग्जीक्यूटिव करता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव में सिर्फ वो आते हैं जी कौन, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो सिर्फ ये अभी क्या करते हैं, ये सिफारिश करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो उसके पास पावर है, पार्लियामेंट कोई भी मान लो जी विपक्ष का नेता कोई भी लॉ लाए, लेकिन लॉ उसका पास होता नहीं है जी, क्योंकि मेजोरिटी है नहीं विपक्ष के पास, तो मेजोरिटी तो गवर्नमेंट के पास है ना। तो पार्लियामेंट भी लेकिन चाहे तो लॉ बना सकती है इसकी सर्विस कंडीशन और टेन्योर को चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन के। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक का मतलब है जी राजनीतिक, इम्यूनिटी का मतलब है जी एक तरह से छूट, मान लो जी एक तरह से आप मान लो कि जो बॉडी की जैसे इम्यूनिटी है जी वो वाली इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब है जी आपको कुछ मतलब किसी चीज़ से एक्सेप्शन मिल रहा है, एक्सेप्शन का मतलब छूट मिल रही है, यही मान लो। ये क्यों न्यूज में जी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेट का एक मतलब समझ लो, जैसे मान लो जी हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया से यूके में मान लो जी हमारा कोई एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, और यहाँ पे एम्बेसी में जी एम्बेसडर है हमारा। तो ये एम्बेसडर क्या है जी, एम्बेसडर क्या है, एम्बेसडर हो गया डिप्लोमेट, डिप्लोमेट हो गया जी, मतलब राजनीतिक हमारे जो कामकाज देखने के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। कुछ भी मान लो डिसीजन लेना हो, जैसे मान लो जी अपने हिंदुस्तान में यूएसए के, यूके के बहुत सारे डिप्लोमेट, एम्बेसी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, मतलब यहाँ पे जॉब करते हैं, अमेरिका के, यूके के। जैसे मान लो जी आपको अमेरिका जाना, वीज़ा लेना है, तो वीज़ा लेने के लिए आपको अमेरिका थोड़ी ना जाना पड़ेगा, वीज़ा लेने के लिए यहीं पे जो ऑफिस बने हों अमेरिका के, यूके के, इस ऑफिस में जाना पड़ेगा, एम्बेसी के में। एम्बेसी के नीचे होते हैं जी मतलब ये कुछ कंसुलेट, तो वो कंसुलेट वगैरह आपको वीज़ा देते हैं, समझ गए, वो साइन करेंगे तो वीज़ा। आजकल तो ऑनलाइन ही मिल जाता है जी, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए। तो ये जो डिप्लोमेट बोलते हैं जिनको, ये ऑफिसर जो होते हैं डिप्लोमेट। तो ये अभी न्यूज़ में ऐसा क्यों आया जी, देखो जी अभी क्या हुआ था, बेल्जियम एक कंट्री है, बेल्जियम कहाँ पे, यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री है जी एक, उस कंट्री के एम्बेसडर डिप्लॉय हैं कहाँ पे, साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में। अब इन एम्बेसडर की जो वाइफ है, पत्नी थी, ये गई जी ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में बुटीक में गई जी, अपनी कुछ करा गई होगी जी फेशियल वगैरह कराने। अब इसने क्या जी वहाँ ब्यूटी पार्लर में दो स्टाफ को जी मतलब हिट कर दिया, मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया और उन्हें मारपीट कर दी जी उनके साथ। तो अब इसने जी अपने जो डिप्लोमेट की इम्यूनिटी होती है उसको यूज किया है, समझे, ताकि इस पर कोई क्रिमिनल चार्ज ना लगे, मतलब आपराधिक इस पर कोई चार्ज ना लगे जी, केस ना हो इस पर। तो ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ जी, साउथ कोरिया में हुआ। अब ये डिबेट चल गई है जी, क्या फैमिली मेम्बर को भी इम्यूनिटी है, क्या फैमिली मेम्बर को भी इससे छूट है कि उसके साउथ कोरिया के जो लॉ हैं लागू नहीं होंगे डिप्लोमेट पे। अब सबसे पहले जानना जरूरी है जी डिप्लोमेटिक
इम्यूनिटी होता क्या है। देखो जी, ये एक प्रिविलेज है, मतलब विशेष अधिकार है। इसके जरिए क्या होता है कि जैसे मान लो जी, ये बेल्जियम की एम्बेसडर, ये लोकेटेड मतलब कहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया जापान के पास एक कंट्री है जी, देश है। तो साउथ कोरिया के लॉ और टैक्सेस, कुछ सर्टेन लॉ और टैक्सेस इन पे लागू नहीं होंगे जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं, क्योंकि ये तो बेल्जियम के हैं, समझे। और बेल्जियम के एम्बेसडर हैं, इन पे लागू नहीं होंगे। और एम्बेसडर की वाइफ ने किया है, लेकिन क्या वाइफ को भी इम्यूनिटी है? हाँ जी, फैमिली मेम्बर भी उससे छूट मिलती है जी, फैमिली मेम्बर पे भी कोई लॉ और ये जो टैक्स हैं उन पे नहीं लागू होते। तो ये कस्टम है जी कुछ, मतलब एक तरह से ये मान लो जी रूल है जी डिप्लोमेट्स के लिए, ताकि डिप्लोमेट्स हैं जी जो बिना किसी फियर के, बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी इंटिमिडेटेशन के, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी धमकी के काम कर सकें उस कंट्री में, क्योंकि ये दूसरी कंट्री में डिप्लॉय किए होते हैं, समझे। इसलिए ये एक प्रोटोकॉल है जी। देखो जी, 2 कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लिए। कौन कौन सी कन्वेंशन है, मतलब 2 मीटिंग हुई जी, ट्रीटी हुई, ये मान लो संधि हुई, प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, कि ताकि जो डिप्लोमेट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भेजे जाते हैं जी ऑफिसर, उनको क्या है जी इम्यूनिटी मिल सके, मतलब उन्हें बचाया जा सके किसी वहाँ के कानून से। जैसे हमारे इंडिया के जी मान लो डिप्लोमेट पाकिस्तान में है जी, तो वहाँ पे पाकिस्तान का जी बहुत सारे जो सर्टेन टैक्स और लॉ वगैरह होते हैं ना, कानून लागू नहीं होंगे, क्योंकि ये इंडिया ही इस पे कोई डिसीजन ले सकता है जी। ऐसी कन्वेंशन है जी वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, आपको इतना याद रखना, किससे? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से, यानी कि जो एम्बेसडर वगैरह उनको बचाने के लिए उन पे मतलब कुछ लॉ वगैरह इसमें है जी। ये कन्वेंशन हुई जी कब? 1961 में। ये कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। नेक्स्ट एक है जी कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन, ये 1963 की है जी। अभी 2 कन्वेंशन है जी ऐसी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये रेटिफाइड कर दी थी जी, मतलब प्रमाणित कर दी थी 187 कंट्रीज ने। इसका मतलब है जी जो कंट्री के लॉ हैं जी वो लागू नहीं होंगे जी। और ये क्या है, मतलब जैसे अपने इंडिया में मान लो जी यूएसए का एम्बेसडर यहाँ पे है लोकेटेड, मतलब यूएसए का ऑफिसर काम कर रहे हैं, डिप्लोमेट वगैरह काम कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री के लॉ वगैरह उन पर नहीं होंगे जी, समझे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, अब इसकी इम्यूनिटी कहाँ तक है, एक्सटेंट ऑफ दिस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की हद कहाँ तक है, कहाँ तक है इसकी हद, कहाँ तक आपको इम्यूनिटी छूट दी जा रही है। देखो जी, जो वियना कन्वेंशन है 1961 की ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार क्या है, जो डिप्लोमेट है जी ये एम्बेसी के क्या है जी जो भी पोस्ट किए जाते हैं, वो इनकी जो इम्यूनिटी है जी इनवॉयलेबल है, मतलब कि आप इसको वायलेट नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, जो इन्हें छूट दी गई है। डिप्लोमेट को जी ना तो आप अरेस्ट कर सकते हो, जैसे मान लो जी साउथ कोरिया में ये डिप्लोमेट थे, और ये किसके थे, बेल्जियम कंट्री के। ये क्या है, साउथ कोरिया में ना तो आप इनको गिरफ्तार कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, ना ही डिटेन कर सकते हो, ना हो जी कैद कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो, समझे। ये क्या है जी, और इनके हाउस को भी आप डिटेन नहीं कर सकते, ना अरेस्ट कर सकते हाउस के को भी। तो ये क्या है, एक तरह से विल हैव द सेम इनवॉयलेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन एज द एम्बेसी, मतलब जो एम्बेसी को प्रोटेक्शन मिली हुई है वही इनके घर को मिली हुई है, यानी कि फैमिली को, जो फैमिली इनके साथ रह रही है, तो इनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जी, कुछ इसमें भी क्या है, जो आपको डिप्लोमेटिक, मान लो आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया जी, यूपीएससी का एग्जाम आपने आईएफएस चुना जी, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आप भी डिप्लोमेट बन सकते हो जी, आपको दूसरी कंट्री में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, एम्बेसडर पे आ जाओगे जी आप प्रमोशन होके। तो ये आपको भी फैसिलिटी मिलेंगी जी, ये सारी अगर बन गए तो ये क्या है जी, क्या क्या छूट दी हुई है, इनमें भी क्या क्या एक्सेप्शन है जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इसमें एक्सेप्शन ये है जी, मान लो आप दूसरी कंट्री में हो जी, मान लो अभी जो बेल्जियम के हैं जी, और ये क्या साउथ कोरिया में, अगर इन्होंने सीरियस क्राइम क्या होता, कोई सीरियस क्राइम, मतलब सीरियस क्राइम क्या होता, मान लो उन दोनों का जी जो ब्यूटी पार्लर में गई थी, दोनों स्टाफ मेंबर का मर्डर कर दिया, समझे, तो मर्डर कर दिया, तब आपको इम्यूनिटी नहीं है। या फिर मान लो जी कोई पर्सन है, कोई मैन है, उसने रेप कर दिया दूसरी कंट्री में, तो सीरियस क्राइम हो गया जी, ये गंभीर अपराध हो गया, तब आपको इम्यूनिटी नहीं है जी। तब क्या है, जो होम कंट्री है, जो होम कंट्री है जी, वो इम्यूनिटी को वेव कर सकती है, मतलब त्याग कर सकती है कि हाँ अभी इनको इम्यूनिटी नहीं है, और इन पे क्या जी, इनका अगेंस्ट जो होम कंट्री है वो इन्हें प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडिविजुअल को, मतलब होम कंट्री। जैसे मान लो बेल्जियम की जो थी जी एम्बेसडर की वाइफ, उसने साउथ कोरिया में किया ये जितना भी जो हिट किया, 2 स्टाफ मेंबर को मारा पीटा, तो जो बेल्जियम कंट्री है, बेल्जियम कंट्री ही इनके खिलाफ डिसीजन ले सकती है, समझ रहे हो, इन्हें जेल में डाल सकती है बेल्जियम कंट्री। तो परेशान क्या है जी, व्हाट आर द कंसर्न, इससे परेशानी क्या है। देखो जी, डिप्लोमेट क्या है जी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है, किस लिए दी गई थी, ताकि डिप्लोमेट्स हैं जी जो उनको कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, समझे हो। लेकिन
ये चीज़ है, आप डिप्लोमेट तो बच जाएगा इस कन्वेंशन के, वियना कन्वेंशन के अनुसार आप डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते साउथ कोरिया में, किसी भी कंट्री में। अभी जैसे साउथ कोरिया में हुआ है ये इंसिडेंट, ये घटना हुई है, तो साउथ कोरिया क्या जी उनकी वाइफ को अभी अरेस्ट नहीं कर सकता, ना ही डिटेन कर सकता, ना कोई उन पर कोई केस चला सकता। लेकिन कंट्री की रेपुटेशन तो इससे इंसुलेट नहीं है। जो बेल्जियम है जी, बेल्जियम की तो रेपुटेशन क्या जी, वो तो घटेगी ना, उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी कि हाँ उसके डिप्लोमेट ने ऐसे वहाँ पे झगड़ा किया और वहाँ पे किया, तो बेल्जियम की रेपुटेशन तो जी डिक्रीज होगी। तो ये नुकसान है, किसी कंट्री पे धब्बा लग जाता है जी, दाग लग जाता है एक तरह से, ये मान लो आप। तो यही था जी, इसमें बस इतना याद रखना, वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ज़्यादा याद भी ना रहे तो। वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना हाउ डज 2DG DRDO's न्यू ओरल ड्रग फॉर कोविड-19 वर्क। देखो जी, एक ड्रग है, दवाई है, मेडिसिन है, कोविड-19 के लिए यूज की जा रही है 2DG नाम की, समझे। और ये किसने बनाई है, DRDO। DRDO आपको पता है जी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1958 में बनाई थी गवर्नमेंट ने। किस लिए, क्या काम करती है जी ये, हमारी मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट बनाती है जी, हमारी जो सेना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, क्या जैसे हेलीकॉप्टर बनाना जी, लड़ाकू विमान बनाना, फाइटिंग हेलीकॉप्टर, या फिर कोई मिसाइल वगैरह बनाना, ये DRDO का काम है जी। कुछ इसकी डिफरेंट डिफरेंट लैब है जी, लेबोरेटरी हमारी कंट्री में, वो लैब भी बनाती हैं जी, इसके अंडर ही काम करती हैं। अभी इसने एक दवाई बनाई है जी 2DG, 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज, इसका नाम है जी, शॉर्टकट में 2DG याद रख सकते हो। ये एंटी कोविड-19 ड्रग है, और याद रखना ये ओरल ड्रग है। ओरल का मतलब मुंह से दी जाती है जी, सारी दवाइयाँ मुंह से थोड़ी ना, इंजेक्शन भी तो ठोकते हैं जी कहीं कहीं पे बॉडी में, है ना। तो ये ओरल ड्रग है जी, मतलब मुंह के जरिए दी जाती है, और ये पाउडर फॉर्म में होती है जी, पाउडर पाउडर सा होता है इसका। और पानी में घोल के पाउडर को वाटर में घोल देते हैं जी, उस पानी में मतलब मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं दवाई को, मेडिसिन को वाटर में मिक्स करके, और फिर आपको पिला देते हैं। ओरल ड्रग है। इसका बैकग्राउंड समझते हैं जी, किसने अनुमति दी। देखो जी, ये चीज़ याद रखनी है, कई बार पहले भी बताया, किसी ड्रग को हमारी कंट्री में अप्रूवल देना, मतलब ये हमारे कंट्री में ये ड्रग यूज होगी या नहीं होगी, उसकी सहमति मतलब अनुमति किससे लेनी पड़ती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंडर काम करता है जी, ये समझ रहे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या याद रखना है, ये ऑफिसर का नाम है, ऑफिसर की पोस्ट है एक CDSCO, ये क्या जी, ये है ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी आ जाए ना, सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपको याद रखना, ये भी सही है, ये भी अप्रूवल देती है, मतलब इसके अंदर ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर अप्रूवल दे दें या ये आ जाए ऑप्शन में, तो ये भी ठीक है, समझे, कोई भी सा भी आ जाए। तो ये इसने 1 मई को अप्रूवल दी थी जी इस दवाई के लिए, ताकि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए यूज की जा सके। अब 2DG क्या है जी, कैसे डेवलप की, किसने की। देखो जी, एक इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, ये इसकी DRDO की लैब है जी, एक DRDO की लैब है जो न्यू दिल्ली में है। इसने किसके साथ मिलके, एक हैदराबाद की एक फार्मेसी कंपनी है जी, फार्मा कंपनी, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, इस कंपनी के साथ मिलके जी इसने ये दवाई बनाई है 2DG। बस इतना याद रखना, किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है, ज़्यादा याद भी ना रहे तो। ये काम कैसे करती है जी, ये काम करती है जी, ये ड्रग क्या है, ये किसका यूनिक फीचर है, एक ज़बरदस्त फीचर है इस दवाई का। ये मेडिसिन क्या करती है, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है जी, पता है बिलियंस ऑफ सेल हैं जी हमारी बॉडी में, सेल्स। और वो सेल्स क्या है जी, वायरस क्या होता है, इन सेल्स के साथ चिपक जाता है जाके। जैसे कोरोना वायरस गया जी, कोरोना वायरस ये मान लो जी, ये सेल है, ये सेल, और ये है जी कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस क्या करेगा जी, इन सेल के साथ चिपक जाएगा जाके, ये कोरोना वायरस इन सेल के ऊपर हो गया, ये कोरोना वायरस आ गया। अब ये जो इन्फेक्टेड का मतलब ग्रस्त, जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, जो सेल इन्फेक्टेड हैं वायरस से, अब ये दवाई क्या होती है जी, ये दवाई उन्हीं के साथ एक्यूमुलेट हो जाती है। इसकी यूनिक फीचर ये है, जो सेल इन्फेक्टेड है, अब ये सेल के साथ ही आसपास इकट्ठा हो जाएगी दवाई, और इसकी ग्रोथ रोक देती है कोरोना वायरस की। क्योंकि कोरोना वायरस क्या करता है जी, अपनी फैमिली बनाने लगता है, ब्रीडिंग करने लगता है, पॉपुलेशन बढ़ाने लगता है। जैसे 100 है 2 कोरोना वायरस, 2 से फिर आगे एक जो ने 2 2 बनाई जी, 4 हो गए, 2 से 4, 4 से 8 हो गए, तो इसकी ग्रोथ को रोक देता है ये दवाई, समझे। एक चीज़ याद रखनी है, स्टेटमेंट में आ जाए ना कि 2DG या कोई ये ड्रग है, दवाई, ये कोरोना वायरस को किल कर देती हैं क्या, मार देती हैं, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, मारती नहीं है, ग्रोथ को रोकती हैं, कि उसकी जो उन्नति करना, अपनी जनसंख्या बढ़ाता ना, पॉपुलेशन अपनी, इसकी ग्रोथ को रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी। तो ये एक सिलेक्टिव ऑक्यूमुलेशन क्या है जी, जो वायरली इन्फेक्टेड सेल होती हैं उनके साथ ही
इकट्ठा हो जाती है ड्रग। तो ये ड्रग यूनिक फीचर है जी इसका एक, ये चीज़, इसलिए ये हाईलाइट में आई जी। इसके बेनिफिट क्या जी, फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे यही हैं जी। देखो, जब ये दवाई दी जाती है तो फास्टर रिकवर नहीं होने लगती है पेशेंट की, जो रोगी होता है जी कोविड-19 का, उसकी जल्दी से ठीक होने लगता है। और जो उसकी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंस होती है वो भी डिक्रीज होती है जी। जैसे मान लो जी, अभी आपने न्यूज़ में देखते होंगे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसको कोरोना वायरस हो रहा है, ऑक्सीजन दी जा रही है बाहर से, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, समझे। तो ऑक्सीजन के बिना वो अब ठीक हो सकता है और फास्टर रिकवरी हो सकती है जल्दी से इस दवाई के जरिए। तो इस दवाई को अभी अप्रूवल दिया गया है, तो ये चीज़ बस आपको याद रखनी है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थे जी, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉम्पिटेटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इनिशिएटिव बिटवीन। आपको ये बताना जी, एक इनिशिएटिव है, किस किस के बीच में हुआ है। कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, यूएस या जापान के बीच में, जापान या ऑस्ट्रेलिया, या इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर है जी यूनाइटेड स्टेट और जापान के बीच में हुआ है जी ये एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप इनिशिएटिव, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंट पार्टनरशिप। तो ये याद रखना जी आपको, बी आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। देखो, यूपीएससी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है, ये याद रखनी, कई बार पूछा है। एक बार पूछा है यूरोप के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, वो पूछा, रसिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ, यूएसए के बीच में हुआ, इंडिया यूएसए का, तो वो पूछ लिया। अब यूएस जापान हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है जी, ये भी पूछ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे जी। आपको बताना है जी, कैट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई, करेक्ट बताना है। मतलब जो कैट है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके अंडर कौन कौन से एम्प्लॉय आते हैं, मतलब किस किस के खिलाफ ये केस सुन सकता है, ये बताना आपको। मतलब केस, ट्राइब्यूनल में केस जाते हैं ना मामले, जैसे कोर्ट में जाते हैं, ऐसे किस किस के रिगार्डिंग केस सुन सकता है, ये बताना है। मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो डिफेंस फोर्सेज में, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो कर्मचारी होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनके अगेंस्ट केस चलाया जा सकता है क्या कैट में। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर सर्वेंट होते हैं, उनके अगेंस्ट चलाया जा सकता है क्या। पार्लियामेंट के जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है, पार्लियामेंट में जो स्टाफ होता है जी सेक्रेटेरियल स्टाफ, तो उनके अगेंस्ट केस कैट में दर्ज किया जा सकता है क्या, मतलब फाइल किया जा सकता है कि केस इनके अगेंस्ट। आपको बताना जी किस किस के अगेंस्ट कैट में केस दर्ज किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है केस। 1 2, मतलब 1323 123 या नन ऑफ दी अबव, बताओ जी क्या। इसका आंसर है जी डी, नन ऑफ दी अबव। देखो जी, इसमें जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स, उनके अगेंस्ट केस जाता है जी, उनका केस जाता है। जैसे आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे, आईआरएस आईएफएस, आपका केस जाएगा जी इसमें, समझे। जो सिविल सर्वेंट होते हैं या स्टेट के होते हैं, जो उनके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनी होती है, स्टेट के सिविल सर्वेंट, उनका केस उसमें जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना आपको कुछ ये स्टेटमेंट दी हुई है रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। ये प्रिंसिपल में क्या है जी, अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ ये प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, ये बताना जी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट गारंटीज दैट नो वन शुड बी रिटर्न टू कंट्री वेयर दे वुड फेस टॉर्चर क्रूअल एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट। देखो जी, ये ऐसा सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सारी कंट्री ने ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है, मतलब ये मानना है इस प्रिंसिपल का, सिद्धांत का, कि इसके अकॉर्डिंग आप भी किसी भी, मतलब जो माइग्रेंट आया जी आपकी कंट्री में, मतलब दूसरी कंट्री से एक आदमी आ गया जी आपकी कंट्री में, मतलब इंडिया में जी म्यांमार से कोई पीपल आ गया, तो आपको जी इस कंट्री में म्यांमार में वापस नहीं भेजोगे अगर म्यांमार में इसका खतरा है, इस पर अत्याचार हो सकता है, टॉर्चर, इस पर क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो सकता है जी, मतलब इसको मारा जा सकता है वहाँ पे, अगर आपने म्यांमार भेजा वापस, तो आप इसे इंडिया से वापस नहीं भेजोगे जब तक ये खतरा टल नहीं जाएगा। तो क्या ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है जी, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल माइग्रेंट एट ऑल टाइम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ माइग्रेशन स्टेटस। ये जी सारे माइग्रेंट, कोई भी माइग्रेंट आ जाए जी यहाँ पे, आप कोई भी माइग्रेंट का मतलब है जी पलायन करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ जाए, मतलब म्यांमार से या बांग्लादेश से इंडिया आ जाए, तो ये सभी माइग्रेंट पे लागू होता है, अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। आपका आंसर कौन सा जी, करेक्ट बताना, 1 2 दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी, दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। माइग्रेंट, सारे माइग्रेंट, कोई भी माइग्रेंट आ जाए जी, सब पे लागू होता है, अगर उसको जान को खतरा है तो आप दोबारा उस देश में भेजोगे नहीं जी। नेक्स्ट है जी, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कैन रिमूव। आपको बताना जी, एक प्रोसेस होता है जी रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे आपके घर में आरओ वगैरह लगा हो जी, जो पानी को फिल्टर करता है, मतलब गंदगी को निकालता है, तो कौन कौन सी चीज़ को फिल्टर कर सकता है जी ये रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, ये बताना आपको। मेटल आयन को जी, एक्वासिक साल्ट, नमक वगैरह को, लीड, कुछ सीसा वगैरह के कण हो जी वाटर में उसको, या बैक्टीरिया हो जी कुछ, ये बैक्टीरिया, इनको अलग कर सकता है क्या पानी से या किसी और लिक्विड से, तो ये बताना कौन किस किस को ये रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। 1 2 3 1 3 4 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ दी अबव सबको रिमूव कर सकता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना, आपको उपनिषद के रिगार्ड कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं जी,
मान लो एक बुक है जी, बुक जैसे वेद लिखे हुए ना वेद, ऐसी उपनिषद है। उपनिषद में क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है देयर आर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये जी जो लेटर वैदिक पीरियड था, मतलब एक कार्यकाल है जी, समय है लेटर वैदिक पीरियड, तो उसमें ये उसके पार्ट हैं, तब बनाए गए थे क्या, उपनिषद। नेक्स्ट है जी देयर वर नो वुमन उपनिषदिक थिंकर्स। ऐसा कोई भी महिला नहीं हुई जो उपनिषद थिंकर हुई, मतलब जिसने उपनिषदिक जो थिंकर, मतलब एक तरह से ये मान लो जी कोई ऐसी वुमन महिला नहीं हुई जिसने कोई उपनिषद की मतलब पढ़ा हो या लिखा हो, ऐसी कोई मतलब उपनिषद नहीं रही जिसने उपनिषद बनाया हो, समझे, कोई महिला नहीं रही जिसने उपनिषद बनाया हो, ये बताना आपको। आपको इनकरेक्ट बताना जी कौन सा है। देखो जी इसका इनकरेक्ट बताना, 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक महिला, कई महिलाओं का एग्जाम्पल है, एक बहुत ही फेमस है गर्गी नाम की महिला, तो वो उपनिषेधिक थिंकर रही थी जी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमें गलत ही बताना है। फर्स्ट बिल्कुल सही है जी, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट है, मतलब लेटर वैदिक में एक किताब वगैरह बनाई गई थी। देखो इनमें जी मोस्ट उपनिषेधिक थिंकर में मैन थे जी, मैन, जिनमें स्पेशली खास तौर पे ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे जी उपनिषेधिक थिंकर, जिन्होंने उपनिषद बनाया। इनमें कुछ वुमन थिंकर के एग्जाम्पल भी हैं जी, जैसे गर्गी, गर्गी वुमन थी जी, एक महिला थी जिसने जी फेमस थी फॉर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, मतलब जब इनकी उपनिषद के रिगार्डिंग डिबेट होती थी ना, तो गर्गी भी पार्टिसिपेट करती थी। और भी कई महिला थी जी रोल कोर्ट में, लेकिन जो पुअर पीपल होते थे ना, वो डिस्कशन में शामिल नहीं किए जाते थे, गरीब लोग, और कई बार ऐसे लोअर कास्ट वगैरह के लोग होते थे जी, निचली जाति जिनको समझा जाता था, उनको भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था जब ये उपनिषद के बारे में डिस्कशन होता था। तो यही था जी इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपको बताना है हड़प्पन पीरियड में कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सभ्यता को इंग्लिश में बोलते हैं जी सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन कौन से एग्रीकल्चर टेक्निक यूज होती थी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना। पहली कह रही है टेराकोटा मॉड्यूल्स हैं जी, प्लो के, प्लो का मतलब है हल, हल टेराकोटा मॉड्यूल्स के बने होते थे, और इनके जो एविडेंस है, प्रूफ मिले कहाँ पे, चोलिस्तान में मिले जी, और बनावली में, बनावली एक जगह है जी हरियाणा में, तो इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं क्या ऐसे, जो टेराकोटा के प्लो हल यूज होते थे क्या कृषि में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है जी हड़प्पा, देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 लगभग 2500 BC में ये हुआ करती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, 2500 BC, और अभी चल रही है जी AD, यानी कॉमन इरा बोल सकते हो जी CE, और ये होता जा रहा है BCE, मतलब बिफोर क्रिश्चियन इरा। एविडेंस मिले जी कुछ प्लो फील्ड के, कहाँ पे, कालीबंगन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि कुछ कैनाल के ट्रेसिस मिले हैं, कैनाल मतलब है जी नहर, नहर बनी हुई थी सिंचाई करने के लिए, खेतों में पानी लगाने के लिए नहर बनी हुई है, उनके भी एग्जाम्पल मिले हैं कहाँ पे, अफगानिस्तान के सोर्तुगाई प्लेस पे। तो बताना जी ये सारी स्टेटमेंट गलत हैं, सही है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। 1 2 सही है, 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव, जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव सही है। यहाँ पे पहले कैनाल भी बनी हुआ करती थी जिस हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो मतलब नहर बनाते थे जिससे खेतों में सिंचाई होती थी, और हल भी मिले जी, हल के एग्जाम्पल भी मिले कालीबंगन में, और ये टेराकोटा के प्लो मिले चोलिस्तान और बनावली जो हरियाणा में जी, बनावली जगह। नेक्स्ट है जी आपको बताना है बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म में कौन कौन सी चीज़ कॉमन है, मतलब जो दोनों में अपनाई जाती हैं वो चीज़ बतानी है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पिनेंस एंड इन्जॉयमेंट, देखो जी जो क्या है, जो पछतावा करते हैं ना, एक्सट्रीमिटीज होती हैं और इन्जॉयमेंट, जो एक्सट्रीमिटीज का मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा करना, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट लेना, या तो बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट आनंद लेना, ये अवॉइड किया गया है दोनों में, बुद्धिज्म और जैनिज्म में। ये सही है क्या, दोनों में अवॉइड किया गया है। अवॉइड का मतलब है जी ना तो ज़्यादा आनंद लेना आपको, ना ज़्यादा पछतावा करना है। नेक्स्ट है इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों वेदा को नहीं मानते थे, वेद जो है ना 4 वेद, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये जो वेद हैं इनको नहीं मानते। जो रिचुअल हैं जी, रीति रिवाज हैं पुराने, उनको भी ये डिनाई करते हैं, नहीं मानते, अस्वीकार करते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म जो धर्म है। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, जो एनिमल है जी, पशु वगैरह को भी कोई चोट नहीं पहुंचानी, इसको भी ये दोनों इनकार करते हैं। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है जो दोनों धर्म मानते हों, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 2 3 4 1 2 3 4 1 1 3 4 या 1 2। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि जी जो ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस है वो जैनिज्म मानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पछतावा करना, और ये ऐसा पछतावा करते हैं जी इनमें एक सल्लेखा नाम का होता है जी, सल्लेखा, सल्लेखा एक प्रोसेस है जी, सल्लेखा, इसमें क्या होता है जी सल्लेखा, ये प्रोसेस ऐसा होता है जी फास्ट अनटू डेथ,
मतलब जब जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो मरते जन्म तक फास्ट करते हैं, मतलब व्रत रख लेते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं है, अपनी लाइफ को खुद ही त्याग देते हैं। उस प्रोसीजर को बोलते हैं सल्लेखा। बहुत ज़्यादा पीनेंस करते हैं जी, पछतावा एक्सट्रीमिटीज़ करते हैं। ये जैनिज्म में होता है जी, ये बुद्धिज्म में नहीं होता। बुद्धिज्म क्या है जी, बैलेंस बैलेंस पाथ फॉलो करता है। मतलब ना ज़्यादा आपको पछतावा करना, ना ज़्यादा इंजॉयमेंट, ना ज़्यादा आपको मतलब आनंद लेना, ना ज़्यादा दुख सहन करने, बैलेंस बात करता है। यही कारण था कि बुद्धिस्ट जैनिज्म से ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। मतलब जैन धर्म से ज़्यादा बुद्ध धर्म ज़्यादा फैला पूरे वर्ल्ड वाइड। यही कारण था कि क्योंकि बैलेंस अप्रोच लेकर चलता है बुद्धिज्म। तो पहली स्टेटमेंट गलत है जी, बाकी के 3 बिल्कुल सही हैं। दोनों धर्म में वेदा को एक्सेप्ट नहीं करते, इनको वेदा को अस्वीकार करते हैं, वेदा को नहीं मानते। ना ही रीति रिवाज होते हैं जी उनको मानते हैं, नहीं एनिमल लाइफ वगैरह जी, ये इनको इंजरी पहुंचाना है ये भी मानते हैं जी, इनको इंजरी नहीं पहुंचाना, मतलब चोट नहीं पहुंचानी है। तो 2, 3, 4 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत। ये किस में दिया गया है जी, अनुव्रत का कंसेप्ट आपको ये बताना है। जैनिज्म से रिलेटेड है क्या, महायान बुद्धिज्म से, लोकयत स्कूल से, या हिनायन बुद्धिज्म से, किससे रिलेटेड है ये बताना है। देखो जी ये है जैनिज्म, जैन धर्म से रिलेटेड है अनुव्रत, एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है जी आपका कुछ स्टेटमेंट दिए हैं महायान बुद्धिज्म के रिगार्डिंग, उसको बताने कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। पहली कह रही है कि बुद्धा की जो प्रेजेंस है वो महायान बुद्धिज्म में एक साइन की तरह दिखाई जाती है, मतलब सिंबल की तरह दिखाई जाती है महायान बुद्धिज्म में। नेक्स्ट कह रही है कि ये बोधिसत्वा में बिलीव रखते हैं महायान बुद्धिज्म, बोधिसत्वा। आपको बताना जी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत। देखो जी दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली गलत है, और हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है इनकरेक्ट, तो पहली आंसर हो जाएगा ए। देखो जी पहली इसलिए गलत है क्योंकि ये महायान बुद्धिज्म में जी इमेज की फॉर्म में दिखाया जाता है बुद्धा को, जो गौतम बुद्ध हैं जी भगवान बुद्ध, उनकी इमेज दिखाई जाती है जी, फोटो की फॉर्म में या मूर्ति की फॉर्म में दिखाया जाता है। लेकिन जो हिनायन बुद्धा हैं जी, क्योंकि बुद्धिज्म क्या है जी, दो फॉर्म में, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया बुद्धिज्म। एक की फॉर्म है हिनायन हिनायन और एक है जी आपकी महायान। जैसा आपको पता होगा जी मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी होते हैं, समझे। मुस्लिम धर्म में जैसे जैसे महायान में हो गया जी एक कैटेगरी, एक हिनायन। जैसे हिंदू धर्म में जी बहुत सारी कास्ट है ना, जैसे कई सारे वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो ऐसे ही इसमें भी सेक्ट हैं जी, समझ रहे हो। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी कास्ट हैं, ऐसे ही बुद्धिज्म दो फॉर्म है, हिनायन और महायान। तो ये हिनायन में क्या जी, हिनायन बुद्धिज्म में क्या है, गौतम बुद्धा को, भगवान बुद्ध को जी साइन फॉर्म में सिंबल दिखाते हैं। कोई सिंबल दिखा दिया जी, जैसे मान लो कोई सिंबल दिखा दिया, लोटस सिंबल दिखा दिया जी, कमल का फूल, समझ रहे हो, या कोई हाथी दिखा दिया जी, ऐसे सिंबल फॉर्म में पूजा करते हैं हिनायन की, हिनायन बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध की। लेकिन महायान में जी मूर्ति पूजा करते हैं जी, मूर्ति की, जैसे आपके जान लो जी साइन नहीं दिखाते बल्कि इमेज वगैरह, मूर्ति पूजा, स्टैचू वगैरह ऐसे मानते हैं जी इसमें महायान बुद्धिज्म में। और हाँ महायान बुद्धिज्म में जी बोधासित्वा में बिलीव करते हैं। बोधासित्वा वो होते हैं जी जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं और ये भगवान बुद्ध के पाथ पे चलते हैं और उन्हीं की तरह मतलब सन्यासी वगैरह मोंक वगैरह बन जाते हैं। तो इसमें ए करेक्ट था जी। इसी के साथ हमारे लेक्चर की समाप्ति की घोषणा की जाती है, मतलब समाप्त।